गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम शुरुआत करते हैं आज मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ हरियाणा, आधुनिक हरियाणा की हम बात करेंगे। जुड़ जाएं सभी सभी, लाइक करें और शेयर कर दिया करें। लाइक एंड शेयर मोर एंड मोर। चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। आधुनिक हरियाणा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू अगेन। पहला क्वेश्चन हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध छिछरौली के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? छिछरौली में आपने को ध्यान हो, यदि पहले पढ़ा हो तो मुंगेल सिंह शासक थे। कौन थे? मुंगेल सिंह। छिछरौली में थोड़ा बता देता हूं आपको, मुंगेल सिंह शासक थे छिछरौली में। ठीक है, मुंगेल सिंह शासक थे। तो उनकी 1809 में मृत्यु हो गई थी। 1809 में, यह ध्यान रखना आपने, 1809 में मृत्यु। अब 1809 में मृत्यु होने के बाद में उनकी पत्नी विधवा थी। विधवा ही होगी, मृत्यु हो गई तो विधवा ही होगी उनकी पत्नी। तो वो कौन थी? रामकौर थी। कौन थी? रामकौर। तो उनकी पत्नी रामकौर को शासक बनना था। लेकिन क्या हुआ? व्यक्ति थे जोध सिंह। जोध सिंह कलसिया रियासत के शासक थे। कौन थे? कलसिया रियासत के शासक। ध्यान रखना, आगे भी इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। कलसिया रियासत के शासक थे कौन? जोध सिंह। तो जोध सिंह ने इस पर अधिकार कर लिया था, छिछरौली पर। तो उसके बाद में तो रामकौर, लोगों ने रामकौर का साथ भी दिया था और पत्नी रामकौर को ये कहा था कि इसको बनाया जाए। लेकिन राजा जोध सिंह ने अच्छा नेतृत्व किया और अच्छे नेतृत्व में यह हुआ कि ठीक है, लोग भी माने और जोध सिंह ने शासन किया था वहां पर। और छिछरौली के विद्रोह को फिर दबा दिया गया था। किसने? अंग्रेजों के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस विद्रोह को दबा दिया था, यह ध्यान रखोगे। तो नेतृत्व किसने किया था? जोध सिंह ने। और कहां के शासक थे? कलसिया रियासत के शासक थे। ठीक है, और वैसे कौन था राजा? मुंगेल सिंह। और मुंगेल सिंह की मृत्यु कब हो गई थी? 1809 में। उनकी विधवा कौन थी? रामकौर। कौन थी विधवा? रामकौर। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला हम देखते हैं। दूसरा, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? रानिया का विद्रोह, जावेद खान, बलावली का विद्रोह, गुलाब सिंह कैथल का विद्रोह, प्रताप सिंह लाडवा का विद्रोह, अजीत सिंह। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, यह बताना है। कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? कैथल का विद्रोह सुमेलित नहीं है। कैथल का विद्रोह सुमेलित नहीं है। और कैथल के कौन थे शासक? क्यों सुमेलित नहीं है? कौन थे? उदय सिंह थे। कौन थे? उदय सिंह थे। उदय सिंह थे 1843 ईस्वी में, और उसके बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसीलिए हम देखते हैं तो प्रताप सिंह नहीं थे। प्रताप सिंह नहीं थे। फिर उनकी पत्नी का उसमें ऐसा था स्टोरी उसके पीछे कि उनकी पत्नी है वो शासक के लिए लोगों ने कहना शुरू किया था मां साहिब कौर थी और पत्नी थी सूरज कौर। उस तरह से उन्होंने शासन के लिए अपील की थी। फिर अगला, 1857 के मेरठ विद्रोह में जिन सैनिकों ने भाग लिया था उनमें से अधिकतर हरियाणा के किस जिले के थे? तो सभी के थे, गुड़गांव के भी, रोहतक के भी और हिसार के भी। गुड़गांव, रोहतक और हिसार सभी के थे। ठीक है,
अगला बताएं, बताएं अगला। हरियाणा का कौन सा वीर सेनानी, कौन सा वीर सेनानी मेट क्रांति के समय मेट का नायब कोतवाल था? बताएं। बताएं जल्दी। जल्दी बताएं। ये कौन है? आर जाखड़। गुणसूत्र खराब है तुम्हारे आर जाखड़। नींद आ रही है तो फिर मैं क्या करूं? चल मर मूर्ख, चल मर मूर्ख, हरामखोर। नींद आ रही है तो मैं क्या करूं? कईयों के गुणसूत्र खराब होते हैं। तो आप बताएं, हरियाणा का कौन सा वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय मेरठ का नायब कोतवाल था? कहां का था? राव कृष्ण गोपाल है। राव कृष्ण गोपाल कहां से संबंध रखते थे? नांगल से। कहां से रखते थे? नांगल से। नांगल कहां? महेंद्रगढ़ में। कहां? महेंद्रगढ़ में। ठीक है। तो हरियाणा का कौन वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय मेरठ का नायब कोतवाल था? राव कृष्ण गोपाल था। और कहां का था? नांगल का। ठीक है, यह ध्यान रखोगे। अगला, नारनौल के समीप नसीबपुर नामक गांव में लड़े गए स्वाधीनता संग्राम, स्वाधीनता संग्राम, स्वाधीनता संग्राम के युद्ध में अंग्रेजों ने किन तीन शक्तियों को नष्ट किया था? रेवाड़ी, झज्जर, जोधपुर, गुड़गांव, रेवाड़ी, जोधपुर, जींद, जगाधरी, पेहोवा, पानीपत, झज्जर और तावड़ू। किसको नष्ट किया था? पांचवें का बताएं जल्दी। पांचवें का तो तीनों के तीनों शक्तियों को, किस किस को? रेवाड़ी, झज्जर और जोधपुर, तीनों के तीनों शक्तियों को नष्ट कर दिया था। पांचवें का क्या आया? ए। फिर छठा, प्रथम स्वाधीनता संग्राम में वल्लभगढ़ के किस राजा ने दिल्ली में क्रांतिकारी सेनाओं का नेतृत्व किया था? वल्लभगढ़ के किस राजा को? तो वल्लभगढ़ के राजा बहुत ही प्रसिद्ध राजा नाहर सिंह, राजा नाहर सिंह ने नेतृत्व किया था प्रथम स्वाधीनता संग्राम में। यह ध्यान रखोगे। ठीक है। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रदेश की किस रियासत ने 1857 की जन क्रांति में अंग्रेजों को महत्वपूर्ण सहयोग दिया था? बहादुरगढ़, तावड़ू, झज्जर, जींद। प्रदेश के किस रियासत ने 1857 की जन क्रांति में अंग्रेजों का महत्वपूर्ण सहयोग दिया था? तो तावड़ू, नू के शासक ने, तावड़ू के शासक ने सहयोग दिया था। अकेला तावड़ू नहीं है, तो बहुत सारे शासक थे, सभी ने सहयोग दिया था और बहुतों ने सहयोग दिया। साथ ही साथ में हम देखते हैं जब मराठाओं के साथ में युद्ध हुआ था, वो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उससे भी संबंधित क्वेश्चन आएंगे। जब मराठाओं के साथ में अंग्रेजों का युद्ध हुआ था, तब उस समय पर भी बहुतों ने अंग्रेजों का साथ दिया था और उसके बाद में बहुत सारे क्षेत्र बांटे गए थे 1803 के बाद में। उस क्षेत्र में भी किस किस व्यक्ति को कौन सा क्षेत्र मिला, उससे भी संबंधित क्वेश्चन है, वो आज ही हम उससे संबंधित क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है। तो कहां क्या आएगा? सातवें का क्या आएगा? बी। सातवें का बी। अगला, आठवां, कांग्रेस के दूसरे 1886 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में हरियाणा का प्रतिनिधित्व किसने किया था? पंडित दीनदयाल शर्मा ने, लाला मुरलीधर ने, बाल मुकुंद गुप्त ने, या ये सभी थे? कौन थे?
देखो सभी के सभी व्यक्ति ने 1886 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में प्रतिनिधित्व किया था, क्योंकि हर एक क्षेत्र के अंदर जो जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो सारे के सारे बुलाए गए थे कलकत्ता अधिवेशन में। जैसे 1886 में लाला मुरलीधर ने अंबाला में कांग्रेस की स्थापना की थी। इसी तरह से रोहतक में जैसे तुर्राबाज की अध्यक्षता के अंदर एक सम्मेलन भी हुआ था, उसमें सभी के सभी जो जिलों के अध्यक्ष थे वो भी शामिल हुए थे। तो इस रूप से हम देखते हैं तो सभी के सभी जितने अध्यक्ष थे तो सभी को पहले तो रोहतक के अंदर तुर्रा खां की अध्यक्षता में सम्मेलन हुआ था अक्टूबर 1886 में, और उसी समय पर यह भी निर्णय लिया गया था कि सभी अध्यक्ष हैं वो अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाएंगे। ठीक है, फिर अगला, लाला लाजपत राय ने हरियाणा के किस स्थान को अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्य क्षेत्र बनाया था? बताएं। लाला लाजपत राय ने, बिल्कुल आसान है। तो कौन सा? लाला लाजपत राय का सभी को ज्ञात होगा, कौन? हिसार है, अपना क्षेत्र बनाया था लाला लाजपत राय ने। 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में आयोजित हुए कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में, ठीक है, कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में किस महत्वपूर्ण राष्ट्र नेता ने जिला हिसार के प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिया था? किसने लिया था? जल्दी बताएं। तो किसने लिया था? लाला लाजपत राय ने लिया था। कब लिया लाला लाजपत राय ने? 1888 में। और यह भी ध्यान रखोगे 1893 में, 1893 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में लाला लाजपत राय ने लाहौर अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन था हुआ था 1893 में, लाहौर अधिवेशन, और यह 9वां अधिवेशन था कांग्रेस का, 9वां अधिवेशन था, 9वां अधिवेशन। तो यह ध्यान रखोगे, एक तो 1888 ईस्वी में इलाहाबाद के अंदर कांग्रेस का 4th अधिवेशन था, चौथा अधिवेशन था, और 9वां अधिवेशन कब था? 1893 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन, और उसमें भी लाला लाजपत राय ने अध्यक्षता की थी। ठीक है, 10वें का क्या आएगा? सी। अगला, 8 अप्रैल 1999 के दिन गांधी जी हरियाणा में कहां से गिरफ्तार हुए थे? 8 अप्रैल 1999 को। देखो कई जगह पर यह भी डेट है कि 10 अप्रैल को 10 अप्रैल 1919 के दिन, 10 अप्रैल 1919 के दिन गांधी ने हरियाणा में कहां से गिरफ्तार हुए थे? 10 अप्रैल भी बोला जाता है कई जगह पर, तो वो कहां से थे? पलवल से गिरफ्तार हुए थे। कहां से? पलवल से। ठीक है, अगला, रोहतक में पंडित रामभज दत्त की अध्यक्षता में सम्मेलन का आयोजन कब हुआ जिसमें गांधी के असहयोग आंदोलन को कार्यरूप देने का निर्णय लिया गया? तो बताएं। बताएं जल्दी। बहुत बढ़िया मनीषा, बच्चे किरण बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो, रमेश बहुत बढ़िया भाई, रीना, किरण, मनीषा, रमेश बहुत बढ़िया आंसरिंग कर रहे हो, बहुत ही बढ़िया, शानदार। बहुत ही बढ़िया, किरण ने आंसर दिया है, बहुत ही बढ़िया। बताएं, और भी बताएं आंसर, बेशक गलत हो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर दिया करें साथ में जिससे दोबारा कभी गलत ना हो। जल्दी। तो क्या आएगा? नवंबर 1920। क्या आएगा? नवंबर 1920। नवंबर 1920 में गांधी के असहयोग आंदोलन को कार्यरूप देने के लिए निर्णय लिया गया था, नवंबर 1920 आएगा। अगला, कांग्रेस के नागपुर में हुए वार्षिक अधिवेशन में, नागपुर में हुए वार्षिक अधिवेशन में हरियाणा प्रांत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? सरदार बूटा सिंह ने, लाला उगरसेन ने, बाबू श्याम लाल वर्मा ने, या पंडित नेकीराम शर्मा ने? किसने नेतृत्व किया था? जल्दी बताएं। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, यह भी ध्यान रखोगे, 1891 में हुआ था, 1891 में,
और कांग्रेस की इसकी अध्यक्षता की थी पी आनंद चार्लू। कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था उस समय? कांग्रेस के इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? पी आनंद चार्लू ने की थी कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता। ठीक है, और हम देखें हरियाणा प्रांत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? हरियाणा प्रांत के प्रतिनिधित्व की बात करें तो 1891 में किसने किया था? लाला उग्रसेन ने किया था। किसने किया था? लाला उग्रसेन ने। यह ध्यान रखोगे। ठीक है, अगला बताएं, 14वां बताएं, 14वां। बताएं 14वां। पंजाब प्रदेश के कांग्रेस के आदेश पर पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? बताएं, कब मनाया गया था? 12 जनवरी 1932 को। कब मनाया गया था? 12 जनवरी 1932 को। अगला, हरियाणा में कांग्रेस स्वर्ण जयंती कब मनाई गई? 18 अगस्त 1930 को, 30 जनवरी 1935 को, 28 दिसंबर 1935 को, 10 दिसंबर 1936 को। कब मनाई गई थी? बताएं, जल्दी बताएं। हाँ सही बात है बच्चे। तो बताएं 15वें का क्या आएगा? जल्दी बताएं। 28 दिसंबर 1935 को। क्या? 28 दिसंबर 1935 को। अगला, आजाद हिंद फौज से संबंधित हरियाणा का वह सूरवीर कौन था जिसने मणिपुर की भूमि पर सबसे पहले तिरंगा फहराया था? आजाद हिंद फौज से संबंधित हरियाणा का वह सूरवीर था कौन था जिन्होंने मणिपुर की भूमि पर सबसे पहले तिरंगा फहराया था? तो कौन? मेजर सूरजमल था। कौन था? मेजर सूरजमल। 16वें का क्या आएगा? बी आएगा। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17वां, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणवी क्षेत्रों में यूनियनिस्ट पार्टी को लोकप्रिय बनाने के लिए चौधरी छोटू राम ने एक जोरदार अभियान चलाया था और इस पार्टी को किस नाम से पुकारा जाता था? जमींदारी लीग, जमींदारी प्रथा, हिंदू मुस्लिम, या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल आसान और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताएं। गोविंद कौशिक बहुत बढ़िया भाई। मनीषा बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो, बहुत ही बढ़िया। लाइक कर दो, शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा। तो क्या आएगा? जमींदारी लीग। क्या आएगा? जमींदारी लीग। 17वें का क्या आएगा? ए। 18वां, वर्ष 1916 में चौधरी छोटूराम ने रोहतक को किस साप्ताहिक का संपादन शुरू किया? सप्ताह में आने वाला साप्ताहिक बोला जाता है। ठीक है, 1916 में चौधरी छोटूराम ने रोहतक के किस साप्ताहिक का संपादन शुरू किया था? हिंदू गजट का, सिख गजट का, जाट गजट का? तो ये तो बिल्कुल आसान है, तो सभी को ज्ञात होगा, जाट गजट। ठीक है, जाट गजट। 18वें का क्या आएगा? सी। 19वां, श्री फजली हुसैन के साथ मिलकर चौधरी छोटूराम ने पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की थी? वर्ष 1919 में, वर्ष 1921 में, वर्ष 1922 में, वर्ष 1923 में? इसके बारे में भी हम जानेंगे। जो यूनियनिस्ट पार्टी थी उस समय पर जब चुनाव की बात हुई थी तो इन्होंने भी चुनाव लड़ा था उस समय पर, और बहुत ही अच्छी मत से जीती थी हरियाणा और पंजाब के अंदर। हम उस समय पर संयुक्त पंजाब बोल देते थे। 19वें का क्या आएगा? जल्दी बताएं। फजली हुसैन के साथ मिलकर चौधरी छोटूराम ने
कौन सी पार्टी? वर्ष 1923 में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी, ये ध्यान रखो। 19वें का डी आएगा। 20वां बताएं जल्दी। पटियाला, जींद और नाभा रियासतों में राजनीतिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए संवत 1988, संवत 1988 मीन्स क्या है? विक्रम संवत 78 भी माना जाता है, तो 1988 में से 78 घटा दो तो लगभग क्या 1910 ईस्वी की बात है। ठीक है, 1910 ईस्वी की बात है। तो एक कानून लागू किया गया, तो उसका नाम क्या था? हिदायत संवत रखा गया, हिजरी संवत रखा गया, विक्रम संवत रखा गया या शक संवत रखा गया? बताएं। 1910 के आसपास की बात है, तो क्या नाम है, क्या रखा गया? ये भी ध्यान रखना, 1910 के आसपास की बात है। बहुत बढ़िया। तो हिदायत संबंध, क्या नाम था? हिदायत संबंध। ये ध्यान रखोगे, नाम रखा गया था हिदायत संबंध। ठीक है, क्योंकि अंकुश लगाया गया था, तो क्या हिदायत के नाम से रखा है भाई, हिदायत दी गई। ठीक है, तो विक्रम संवत शक संवत नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो पहले ही पारित संवत तो पारित किए गए थे। अगला, वर्ष 1938 में जींद प्रजामंडल, जींद प्रजामंडल की नींव जींद की राजधानी संगरूर में किस प्रसिद्ध देशभक्त ने डाली थी? वर्ष 1938 की बात है, ये ध्यान रखना। जींद प्रजामंडल की नींव जींद की राजधानी संगरूर में किस प्रसिद्ध देशभक्त ने डाली थी? प्रजामंडल, देखो प्रजामंडल है, एक संगठन बना दिए गए थे, एक क्षेत्र विभाजित करके एक क्षेत्र बना के प्रजामंडल बनाए गए थे। उस समय पर जब भारत आजाद हुआ, तब ये प्रजामंडलों ने भी ये कहा था कि हम अपना अपना अलग से देश बनाएंगे, अलग से क्षेत्र बनाएंगे। ठीक है, तब इन इकट्ठों को सभी को मिलाकर एक मीटिंग ली गई थी अपने गृह मंत्री के द्वारा, और उस समय पर सभी की सभी प्रजामंडल है वो भारत में शामिल होने के लिए हाँ भर दी थी। तो कौन था इसका प्रजामंडल? हंसराज रहबर, हंसराज रहबर ने। ठीक है, अगला, गांधी जी पलवल में कब गिरफ्तार हुए? गांधी जी पलवल में कब गिरफ्तार हुए? दोबारा आ गया ये क्वेश्चन, कब गिरफ्तार हुए? तो 8 अप्रैल 1919 को, 8 अप्रैल 1900, और कई जगह मैंने बताया था आपको 10 अप्रैल 1919 भी लिखा गया है, कई जगह 10 अप्रैल में। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, तो ये ध्यान रखना, कई स्थानों पर 10 अप्रैल भी लिखा गया है। तो गांधी जी जो गिरफ्तार हुए थे, ये ध्यान रखना। अगला, सनातन धर्म को पूरे उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले पंडित दीनदयाल शर्मा हरियाणा में कहां के रहने वाले थे? झज्जर, कैथल, हिसार, जींद, कहां के? बहुत बढ़िया रमेश, मनीषा, किरण कुमारी, बहुत बढ़िया। तो झज्जर के रहने वाले थे, कहां के थे? झज्जर के। अगला, 1892 ईस्वी में, यहां 1893 आएगा, 1893 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में हिसार का प्रतिनिधित्व किस प्रसिद्ध नेता ने किया था? मैंने आपको बताया था कि लाला लाजपत राय ने, एक तो 1893 में, एक इन्होंने 1888 में, 1888 में इलाहाबाद में, और 1893 के अंदर लाहौर अधिवेशन में। 1888 में इलाहाबाद का बताया था मैंने, और 1893 में लाहौर अधिवेशन में। तो किसने? लाला लाजपत राय ने हिसार का प्रतिनिधित्व किया था। अगला, लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार करके मांडले जेल भेजा गया। कब भेजा गया? 1907 में, 1895 में, 1902 में, 1986 में, कब भेजा गया? और उसी समय पर एक अधिवेशन हुआ था और कांग्रेस के में फूट डल गई थी, आपको ध्यान हो तो। कौन सा ईयर है? कांग्रेस में विभाजन हुआ, फूट डल गई, और एक विशेष अधिवेशन बोला गया, उस समय पर प्रसिद्ध अधिवेशन था, उसी समय की यह बात है। तो कौन सा ईयर है? 1907, 1907। ठीक है, अगला, महात्मा गांधी मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली के साथ मिलकर, अली बंधु दोनों
ठीक है, के साथ रोहतक कब आए थे? 10 जनवरी को, 8 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को 1920 को, या 18 मार्च 1920 को? जल्दी बताएं। 8 अक्टूबर 1920 को आए थे। कब आए थे? 8 अक्टूबर 1920 को। ठीक है, और रोहतक में भी जब आए थे तो इसमें भी स्वामी सिद्धानाथ के साथ, जो सिद्धानाथ जी थे उनके साथ में मिलके कई नेताओं ने मिलकर गांधी से अनुरोध किया था, तभी गांधी जी यहां पर आए थे। तो ये 8 अक्टूबर 1920 को। ठीक है, अगला, अंबाला मंडल की डिविजनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस जिसमें महात्मा गांधी अली भाइयों के साथ में भिवानी में कब हुई थी? तो देखो रोहतक का हो गया, फिर उसके बाद में भिवानी में भी गए थे। तो मार्च 1998 में गए थे, या जून 1920 में, या अक्टूबर 1919 में? अक्टूबर 1920 में, या पहले चले गए थे भिवानी में? रोहतक में बाद में आए थे, बताएं जल्दी बताएं। जल्दी बताएं क्या आएगा? अक्टूबर 1920 में। कब है? अक्टूबर 1920 की ही बात ये है। ठीक है, ये ध्यान रखोगे। अगला, वल्लभगढ़ के अंतिम राजा जो वीर गति को प्राप्त हुए थे, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हो गए थे, वो कौन से थे? नाहर सिंह, विजय सिंह, प्रताप सिंह, मेहर सिंह। तो कौन थे? नाहर सिंह। कौन थे? नाहर सिंह। 28वें का ए आएगा। 29वां, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कंपनी ने हरियाणा को 2 भागों में बांट दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो 2 भागों में, जिनमें प्रथम भाग का नियंत्रण सीधे कंपनी के हाथ में था। ठीक है, यह क्षेत्र दिल्ली के 60 किलोमीटर उत्तर और 60 किलोमीटर दक्षिण में फैला था। इस क्षेत्र में समालखा, अगला पॉइंट, इस क्षेत्र में समालखा, टपकुडा, नूह और अथीन को शामिल नहीं किया गया था। यह है। अगला, इस क्षेत्र में सीधे गवर्नर जनरल दखल देता था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? जल्दी बताएं, वेरी इंपॉर्टेंट है। जल्दी बताएं। तो ध्यान रहे, आपको थोड़ा सा बता दूं, जो अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी में एक तो उत्तरी क्षेत्र बांटा था, ठीक है, और एक दक्षिणी क्षेत्र, और एक दिल्ली ले लिया था। ठीक है, लेकिन हरियाणा में तो क्या था? उत्तरी और दक्षिणी था, दिल्ली अलग से था, 3 क्षेत्रों में विभाजित किया। जो उत्तरी क्षेत्र था उसके अंदर रोहतक लिया गया, हिसार लिया गया, आंसी लिया गया, पानीपत लिया गया और सोनीपत लिया गया। यह ध्यान रखना, रोहतक, हिसार, आंसी, पानीपत और सोनीपत। ठीक है, उत्तरी क्षेत्र में कौन कौन सा था? रोहतक था, हिसार था, सोनीपत था, आंसी था, और कौन सा था? पानीपत। ठीक है, कौन सा था? पानीपत। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 जो दक्षिण क्षेत्र था, दक्षिण क्षेत्र के अंदर रेवाड़ी शामिल किया गया, गुड़गांव शामिल किया गया, होडल, पलवल, मेवात, ये सारे दक्षिण में थे। ठीक है, ये ध्यान रखना, रेवाड़ी था, गुड़गांव था, होडल था, मेवात था, ये दक्षिणी क्षेत्र में थे। ठीक है, रेवाड़ी, गुड़गांव, होडल, मेवात। तो हम देखते हैं जो उत्तरी दक्षिण क्षेत्र में बांटा गया, और जो समालखा था, देखो ये लिखा हुआ कि समालखा, नपकुडा, नूह और अथीन को शामिल नहीं किया गया। शामिल किया गया था। ठीक है, शामिल किया गया था। जो नूह था वो पूरा हमारा जो मेवात क्षेत्र है वो नूह था, नॉर्मल सी बात है। तो और पलवल, होडल, और जो होडल की बात करें और पलवल, ये भी शामिल थे, होडल भी पलवल में ही आता है।
तो हम देखते हैं नू, नपकुडा, समालखा, समालखा शामिल किया गया उत्तरी क्षेत्र के अंदर। यह कथन है, यह तीसरा कथन गलत है। 4 देखें, इस क्षेत्र पर सीधे गवर्नर जनरल दखल देता था, नहीं, जो प्रशासनिक अधिकारी था जैसे डीसी रैंक का, वही उसके अंदर दखल देता था, तो सीधा गवर्नर जनरल की कोई बात ही नहीं थी। 4th हमारा गलत है। तो दोनों के दोनों हमारे ठीक है। हरियाणा को 2 भागों में, और वैसे तो 3 क्षेत्र में बांटा था, दिल्ली अलग क्षेत्र था, और यह क्षेत्र दिल्ली के 60 किलोमीटर उत्तर में और 60 किलो दक्षिण में फैला था। ये दोनों के दोनों कथन सत्य है, तो इसका क्या आएगा, इस पर विचार कीजिए। जो कथन सत्य है तो डी है, ए और बी दोनों सही है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। इससे जो अपने जो आधुनिक हरियाणा के कॉन्सेप्ट है इसी से क्लियर हो जाते हैं हमारे। ठीक है, अगला अब और भी क्लियर हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत है पूछा है। ब्रिटिश कंपनी ने पटौदी परगना फैज तलब खां को दिया। अब देखो यह कब की बात है, 1803 में जो मराठाओं ने जिनका साथ नहीं दिया, मतलब सीधा कहें ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको परगने भेंट किए थे, क्षेत्र भेंट किए थे। तो उन क्षेत्रों में पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश कंपनी ने पटौदी परगना फैज तलब खां को दिया था। ठीक है, दिया था क्या नहीं दिया, अब बताएंगे आप। अहमद बख्त को फरुखनगर दिया था, फरुखनगर दिया था। फिर होडल क्षेत्र मुर्तजा खां को दिया था। पलवल मोहम्मद अली खां आफरीद को दिया गया था। तो कौन सा कथन गलत है ये बताना है, बताएं जल्दी बताएं। तो ये ध्यान रखना, देखो फरुखनगर ईशे खां के कब्जे में क्षेत्र, ईशे खां को दिया था। फरुखनगर किसको दिया था? ईशे खां को। जो अहमद बख्श था, अहमद बख्श, उसको तो लोहारू दिया गया था, और साथ में लोहारू के साथ में अहमद बख्श को कौन सा दिया गया था? एक तो लोहारू दिया गया था, ठीक है, और एक दिया गया था लोहारू के साथ में फिरोज, जो जिरखा है, जिरका, फिरोजपुर जिरका बोलते हैं, फिरोजपुर जिरका, वो दिए गए थे। ठीक है, तो आप देखो ब्रिटिश कंपनी में पटौदी परगना किसको? फैज तलब खां को सत्य है। अहमद बख्श को कौन सा दिया गया था? लोहारू और फिरोजपुर जिरका दिया गया था। और फरुखनगर है, फरुखनगर वो किसको दिया था? ईशे खां को दिया गया था। होडल क्षेत्र है, मुर्तजा खां को दिया गया था। पलवल है, मोहम्मद अली खां आफरीद को दिया गया था। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या आएगा? कौन सा कथन गलत है? बी कथन गलत है। अगला, ब्रिटिश कंपनी ने रेवाड़ी परगने का 87 गांव जागीर के रूप में किसे प्रदान किए गए? बिल्कुल आसान है, यह आप बता सकते हो आसानी से, बताएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो इतना बढ़िया कंटेंट है ये, आपकी बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी हो जाएगी, बहुत ही बेहतर तरीके से। यदि आप देखोगे तो इसमें यदि आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा हुआ, नहीं भी पढ़ रखा हुआ, तो एक दिमाग में एक सारी हिस्ट्री है, एक छप जाएगी। इस तरीके से ये कंटेंट है, बहुत ही बढ़िया तरीके से, और इससे जुड़ी हुई बातें मैं आपको बता भी रहा हूं, तो जिससे एक बिल्कुल एक माइंड है, माइंड में जो चीजें हैं और भी रिवीजन हो जाएगी। सारे क्वेश्चन है इसके अंदर मैं ले आया हूं, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम से संबंधित A to Z। ब्रिटिश कंपनी ने रेवाड़ी परगने किसको दे दिए थे? राव तेज सिंह को। किसको दे दिए थे? राव तेज सिंह को 87 गांव जागीर के रूप में दिए थे। अगला, निम्न में से कौन सा क्षेत्र कंपनी ने बब्बू खां को दिया था? बब्बू खां को कौन सा? रोहतक, महम, हिसार, हांसी, अग्रवा, तोसाम। जल्दी बताएं। देखो सभी के सभी क्षेत्र दे दिए थे, लेकिन जन विरोध हुआ इनका, और जन विरोध के बाद में ये सारे दे दिए मोहम्मद अली खां को। किसको दिए थे? मोहम्मद अली खां को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद अली खां को दिए थे बाद में। देखो ये कंपनी को रोहतक, महम, हिसार, हांसी, अग्रवा, तोसाम है, ये सारे के सारे क्षेत्र है, बब्बू खां को दे दिए थे। लेकिन बब्बू खां का विरोध हुआ, और फिर उसके बाद में किसने
कौन शासक बना फिर यहां पर इस क्षेत्रों पर? मोहम्मद अली खां। ठीक है, इसका मतलब आप समझ सकते हो सभी के सभी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों ने कहीं ना कहीं अंग्रेजों का साथ दिया था और मराठाओं का साथ नहीं दिया था, यह ध्यान रखना आप। अगला, आंग्ल मराठा युद्ध 1803 में कंपनी की सहायता के प्रतिफल मतलब वापिस, उसके बदले में कंपनी ने सरदना की बेगम समरू को कौन से क्षेत्र दिए थे? जो सरदना क्षेत्र था तो उस क्षेत्र के बेगम समरू को कौन से क्षेत्र दिए थे? तैतीसवां, जल्दी बताएं। कुंजपुरा व जींद के कुछ गांव, थानेसर व लाडवा के कुछ गांव, करनाल व गुड़गांव के कुछ गांव, सामगढ़ व अग्रोहा के कुछ गांव। जल्दी बताएं। करनाल व गुड़गांव के कुछ गांव, 33वें का क्या आएगा? सी, करनाल व गुड़गांव के कुछ गांव। फिर है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? 1833 ईस्वी में हरियाणा में प्रशासन की पुनर्व्यवस्था की गई। फिर बी, इसके तहत उत्तर पश्चिमी प्रांत नाम से नया प्रांत बनाया गया। इस प्रांत में 7 डिवीजन थे, दिल्ली क्षेत्र का एक डिवीजन बनाया गया। कौन सा कथन असत्य है? एक कथन असत्य है, बताएं। जल्दी बताएं। देखो, उस समय पर 6 डिवीजन बनाए गए थे, 7 डिवीजन नहीं थे। कितने डिवीजन थे? 6। तो यह कथन असत्य है। तो हम देखते हैं 1833 ईस्वी में हरियाणा में प्रशासन की पुनः व्यवस्था की गई थी। इसके तहत उत्तर पश्चिमी प्रांत नाम से एक नया प्रांत बनाया गया था और इस प्रांत में 6 डिवीजन थे और दिल्ली क्षेत्र को एक डिवीजन अलग से बनाया गया था। फिर उसको फिर जिलों में विभाजित किया था, फिर जिले बना दिए गए थे। अब बताए, अब जिला की बात आ गई। 1833 ईस्वी में प्रशासन की सुविधा के लिए कंपनी द्वारा अधिकृत हरियाणा क्षेत्र को कितने जिलों में बांट दिया? 4, 5, 7, 8। कितने जिलों में बांटा था? कितने जिलों में बांटा था? 5 जिलों में। मैंने बता ही दिया था आपको, 5 जिलों में बांटा। कौन कौन से जिले थे? एक तो रोहतक, एक हिसार, एक पानीपत और एक दिल्ली। ये ध्यान रखोगे, दिल्ली भी एक जिले में बांट दिया था, ये ध्यान रखना आपने, दिल्ली भी एक जिले में बांट दिया था। और एक गुड़गांव। इस तरह से 5 जिले थे। ठीक है, 5 जिलों में डिवाइड कर दिया था। कभी ये सोचो कि दिल्ली जिले में नहीं था, ये ध्यान रखना। 5 जिलों में 1833 ईस्वी में प्रशासन की सुविधा से 5 जिलों में डिवाइड किया था। ठीक है, अगला, 1833 ईस्वी में हरियाणा के जिलों के प्रशासन का भार कलेक्टर को सौंपा गया। सत्य है क्या? अगला, जिलों को तहसीलों में विभाजित किया गया। सत्य है क्या? तहसीलों को जिलों में बांटा गया, जिलों में बांटा गया। मतलब जो तहसील है उसको जिलों में ही, मतलब वो तहसील है उस जिलों के अंदर ही डाली गई क्या, या उपरोक्त सभी? जल्दी बताएं। 36वां, जल्दी। बहुत बढ़िया विक्रम, बहुत बढ़िया। संकेत कुमार हुड्डा, बहुत बढ़िया भाई, गुड मॉर्निंग। सभी, बहुत बढ़िया रमेश, सभी आएगा। क्या आएगा? उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। अगला बिल्कुल आसान है। गांव में राजस्व की वसूली किसकी मदद से की जाती है? तहसीलदार, जेलदार, लंबरदार, पटवारी। बिल्कुल सेम प्रोसीजर वर्तमान में जो है ना, लगभग सेम प्रोसीजर है। तो किसकी मदद से राजस्व की वसूली अब भी किसकी मदद से? नंबरदार और पटवारी की मदद से वसूली जाती है। तो मेन उस समय पर क्या? पटवारी। ठीक है, 37वें का डी। अगला, छिछरौली रियासत के शासक बंगेल सिंह। तो वर्तमान में ये ध्यान रखना, जो नंबरदार तो जो पानी खेतों में लगता है उसकी वसूली करता है, यहां पर राजस्व की वसूली है पूरी टोटल।
ठीक है, जितना राजस्व आता है पटवारी आएगा। छिछरौली रियासत के शासक बंगेल सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? देखो मैंने आपको बताया था जो बुंगेल सिंह, यहां पर क्या आएगा, बुंगेल सिंह आएगा। बुंगेल सिंह थे, बुंगेल सिंह, बुंगेल सिंह की मृत्यु होने पर, मृत्यु हो गई थी 1809 ईस्वी में। 1809 ईस्वी में मृत्यु होने पर मृत्यु हुई तो इनकी पत्नी है वो उत्तराधिकारी थी। कौन थी? इनकी पत्नी उत्तराधिकारी थी। तो पत्नी रामकौर है वो उत्तराधिकारी थी, लेकिन कलसिया रियासत के राजा जो जोध सिंह थे उन्होंने इस पर अधिकार कर लिया था और उसी तरह से उसको अच्छी तरह से शासन चलाया था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में उनका विद्रोह हुआ था और फिर वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो यहां तो क्या आएगा, उनकी पत्नी रामकौर थी उत्तराधिकारी। कौन थी? रामकौर। ठीक है, अगला, छिछरौली किस क्षेत्र में विस्तृत रियासत थी जो 63 वर्ग किलोमीटर में फैली थी? अंबाड़ा, हिसार, बलावली या जींद? तो नॉर्मल सी बात है, जो छिछरौली है उस समय पर अंबाड़ा का क्षेत्र था। किसका था? अंबाड़ा का। अगला, अगला बताएं आप, बिल्कुल आसान है और बिल्कुल एक आपके हर एक पॉइंट भी क्लियर करेगा। जल्दी बताएं। बहुत बढ़िया आंसरिंग कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। देखो ये मैटर इस रूप से है, यदि आपने इतिहास थोड़ा बहुत पढ़ा होगा और इससे बहुत सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, इंपैक्ट एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा इसकी पीडीएफ। जो इंपैक्ट एकेडमी का अपना जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भेज दूंगा। ठीक है, ये ध्यान रहे। तो 40 में क्या आएगा? बुंगेल सिंह बलावली, जाबिद खां जींद, भाग सिंह रानिया, संगत सिंह छिछरौली। तो क्या क्या आएगा इसमें? तो देखो बुंगेल सिंह कहां? छिछरौली में। कहां? छिछरौली में। और जाबिद खां रानिया में। जाबिद खां कहां? रानिया में। और भाग सिंह जींद में। देखो भाग सिंह को, जो जींद के थे, इनको लकवा लग गया था, लकवा लग गया था। और फिर उसके बाद में ये इनके पुत्र है वो उन्होंने शासन संभाला था। ठीक है, ये जींद के थे। फिर उसके बाद में संगत सिंह बलावली के। तो क्या आएगा? 4 3 2 1। तो ये आ गया, बी ऑप्शन आ गया। 40 में क्या आ गया? बी। अगला, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, निम्न कथनों पर विचार किए। 1809 ईस्वी में छिछरौली के शासक बुंगेल सिंह की मृत्यु होने पर उनकी विधवा रामकौर ने अंग्रेजों से सहायता मांगी थी। हाँ देखो मैंने आपको बताया था जो बुंगेल सिंह है उनकी पत्नी है वो रामकौर है। रामकौर को उत्तराधिकारी की बात की गई थी, लेकिन राजा जोध सिंह कलसिया रियासत के राजा थे। कलसिया रियासत के राजा जोध सिंह ने अधिकार कर लिया, जोध सिंह ने। और तब उनकी पत्नी थी जो विधवा थी, जोध सिंह के शासन करने के बाद में फिर इनकी विधवा पत्नी रामकौर ने अंग्रेजों से सहायता मांगी। यह सत्य बात है। ठीक है, फिर अगला 1810 ईस्वी में रानिया के शासक जाबिद खान ने अंग्रेजों की अधीनता मान ली। बताएं ये सत्य है क्या नहीं। तीसरा 1813 ईस्वी में जींद के शासक प्रताप सिंह के उत्तराधिकारी भाग सिंह बना। देखो ये भी ध्यान रखना, भाग सिंह है, भाग सिंह तो पिता था फिर पुत्र था ये प्रताप सिंह। तो ये ध्यान रखो। फिर अगला 1835 ईस्वी में बलावली के शासक संगत सिंह की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने सारा क्षेत्र अपने अधीन कर लिया। बताएं कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है? बताएं कौन सा कथन सत्य है? 41वें का कौन सा कथन सत्य है? सभी के सभी कथन सत्य है, लेकिन एक कथन असत्य है, तीसरा। तो इसका क्या आएगा? सी आएगा। 1 2 और 4 है वो सत्य है, तीसरा असत्य है। ठीक है, ये ध्यान रखोगे। जो भाग सिंह थे, भाग सिंह को लकवा लग गया था 1813 की बात है, तो इनके पुत्र प्रताप सिंह बने थे। ठीक है, तो 1813 की बात है, तो जो भाग सिंह को लकवा लगा था। ठीक है, फिर उनके प्रताप सिंह, ये ध्यान रखना। अगला
1822 ईस्वी में फतेह सिंह की मृत्यु के बाद में उसका उत्तराधिकारी कौन बना? संगत सिंह, गुलाब सिंह, भाग सिंह, प्रताप सिंह, कौन बने? 1822 ईस्वी में फतेह सिंह की मृत्यु के बाद में उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? संगत सिंह बना था। कौन बना था? संगत सिंह। अगला, हरियाणा के किस रियासत के शासक को लकवा मार गया था? किसके शासक को? अभी बात की थी, जींद के शासक को। अगला, 1809 ईस्वी में बुंगेल सिंह की मृत्यु के बाद सिसरौली रियासत पर जोध सिंह ने अधिकार कर लिया, और जोध सिंह किस रियासत का शासक था? अभी मैंने बताया था जो 1809 में बुंगेल सिंह की मृत्यु हुई तो सिसरौली रियासत पर किसने अधिकार कर लिया था? जोध सिंह ने अधिकार कर लिया था। और जोध सिंह किसके शासक थे? कलसिया के थे। किसके थे? कलसिया के। मैं कई बार बता चुका हूं आपको। अगला, जींद के शासक प्रताप सिंह के विरुद्ध किसने अंग्रेजों का साथ दिया? पटियाला शासक, नाभा शासक, कैथल शासक, ये सभी। जींद के शासक प्रताप सिंह के विरुद्ध किसने अंग्रेजों का साथ दिया? ठीक है। अब ये देखो, जो मैंने बताया था लकवा लगने के बाद में प्रताप सिंह के पिताजी को लकवा, भाग सिंह को लकवा लगने के बाद में फिर प्रताप सिंह अधिकारी बने, राजा बने। फिर उसके बाद में अंग्रेजों ने इनके खिलाफ एक्शन लिया तो पटियाला के शासक, नाभा शासक, कैथल के शासक, इन सभी ने इनके विरोध में अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक है। 45 में क्या आएगा? डी आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मैथ की क्लास है। एक्चुअल में क्या है, जो बिजी शेड्यूल होने के कारण ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि ऐप पर क्लास ज्यादा हो जाती है, तो इसी वजह से ऐसा हो गया है। तो जो शाम को क्लास थी, तो धीरे धीरे सिस्टम बनाएंगे, मैथ की क्लास का भी बनाएंगे विक्रम, कोई चिंता वाली बात नहीं है, करेंगे जो सिस्टम। तो क्योंकि जो बच्चे हैं जो अभी ऐप पर जिसका कोर्स है, तो उनके लिए उनका भी सिलेबस है, जो कमांडो बैच के हैं और एसएससी जीडी के बैच के हैं, उनका सिलेबस है वो कवर करवाना जरूरी है। ठीक है। तो क्योंकि उनका भी एक विश्वास है कि संस्थान से जुड़े हुए हैं, और यह कोशिश कर रहे हैं कि उनका ज्यादा से ज्यादा पढ़ाया जाए और सिलेबस कवर करवाया जाए, इसी वजह से ऐसा हुआ है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, शुरुआत कर देंगे। ठीक है। और आज 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती है, और महात्मा गांधी का जन्मदिन पर आपको सभी को शुभकामनाएं। और आज ऐप पर अपने कोर्स की लास्ट डेट भी है, जो एक ऑफर चला हुआ था अपना, तो बच्चों के कहने पर उसको एक्सटेंड कर दिया था, तो लेकिन अब है उसकी लास्ट डेट है 2 अक्टूबर। ठीक है। सभी जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, और लगे रहें, मेहनत करते रहें। हमने एक पार्ट है इसका कर लिया है, अब फिर सेकंड पार्ट हम फिर जो हमारी सोमवार को क्लास होगी, तो सोमवार को संडे वाले दिन है वो ऑफ रहता है, तो फिर हम सोमवार को फिर इसका सेकंड पार्ट और करेंगे। ठीक है। बेस्ट विशेज, बेस्ट ऑफ लक, जुटे रहो, मेहनत करते रहो। आर्मी जीडी का पेपर की कोई डेट नहीं है फिक्स, तो कई बच्चे कह रहे हैं कि 31 को होगा या नहीं होगा, अभी कोई कंफर्म नहीं है। कंफर्म मैं कह नहीं सकता, मैं कह दूं भाई अभी पेपर होगा भाई गोविंद, तो अभी कह नहीं सकते, अभी पेपर की कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है। 4-5 दिन के बाद में पता चल जाएगा जो आर्मी जीडी का। ठीक है।